कल के क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का संरचना कैसा होता है, क्रोमोसोम का बनावट कैसा होता है, क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर कोशिका का नाम क्या हो सकता है और साथ ही साथ कोशिका का प्रकार। ये इतना कुछ हम लोग कब सीखे थे? कल के क्लास में सीखे थे। आज उसी टॉपिक के आधार पे आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बीच में कभी भी किसी को बुलाकर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। देखो बाबू, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कोशिका में अनुवांशिक जानकारी की इकाइयां क्या है। अनुवांशिक जानकारी मतलब एक वंश का जानकारी, फिर दूसरे वंश का जानकारी, गुण जो होता है इसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक जानकारी। ठीक, तो अगर आपसे कोई कहेगा कि कोशिका में, किसमें? कोशिका में अनुवांशिक जानकारी की इकाई क्या है? इकाई मतलब मात्रक, ठीक ना? मात्रक कहो, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं बाबू। ठीक, तो आप क्या कहोगे कि गुणसूत्र होता है। क्या होता है? यानी कि जो भी अनुवांशिक जानकारी होता है वो किस में रहता है? गुणसूत्र के रूप में रहता है। दूसरा सवाल हमारा क्या है बाबू? दूसरा सवाल हमारा ये है कि गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अधिकतर बार ये क्या होता है कि जब स्कूल में एग्जाम होता है तो उसमें ये सवाल पूछ देता है कि गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है? पहले आपको ये समझना है कि गुणसूत्र जो होता है वो दो चीज से बना होता है। एक किससे? डीएनए से। किससे? और दूसरा, अब यहां से कोई सवाल आपसे ये पूछ दे कि गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ये बात जान गए। अब ये बताइए कि कौन से प्रोटीन से बना होता है। तब आपको ये बताना है कि हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। कौन सा प्रोटीन बाबू? हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्या? गुणसूत्र। ठीक, खड़ी हो जाओ। ये बताओ कि गुणसूत्र जो होता है वो किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बाबू कि वह बिंदु जहां दो क्रोमैटिड जुड़े होते हैं क्या कहलाता है। आपको सिखाए थे कि जो क्रोमोसोम होता है उसका दो भाग होता है ना। दोनों भाग को क्या कहते हैं? क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जहां पे दोनों क्रोमैटिड जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। याद रहेगा बाबू? उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 गुणसूत्र का अंतिम सिरा क्या कहलाता है। यानी कि हम आपको बताए थे जो अंतिम भाग होता है किसका? गुणसूत्र का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाबू टेलोमियर। क्या कहते हैं? टेलोमियर। ये क्या करता है? हम आपको बताए थे ना कल कि टेलोमियर का काम क्या है? गुणसूत्र को प्रोटेक्शन देने का, सुरक्षा देने का, जिससे क्या ना हो सके? गुणसूत्र टूटे नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेलोमियर का काम क्या है, क्या पूछा जाएगा? टेलोमियर का काम क्या है, तो आप क्या बताइएगा? हाँ, गुणसूत्र को सुरक्षा देने का काम होता है किसका? टेलोमियर का, जिससे कि गुणसूत्र क्या ना हो? टूटे नहीं। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणसूत्र के अंदर कुंडलित रचना को क्या कहते हैं। हम आपको बताए थे कि जिस समय कोशिका का विभाजन होता है, किसका विभाजन? कोशिका का विभाजन होता है, उस समय आप गुणसूत्र को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि गुणसूत्र के अंदर कुंडलित रचना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोमेनेट। क्या कहते हैं? उसको क्रोमेनेट कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के सबसे बाहरी परत को पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम आपको ये बताए थे बाबू कि जो गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्र होता है उसके कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 परत होते हैं ना। उसमें कितना परत होता है? 3 परत। कौन कौन सा? एक होता है पेलिकल, मैट्रिक्स और एक क्रोमेनेट होता है ना। तो टोटल क्रोमोसोम का कितना पेयर होता है? कितना परत होता है? 3। हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ा जाए बाबू। इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक,
46 गुणसूत्र होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जोड़ा में कितना, 23 जोड़ा, यानी कि इंसान के अंदर जोड़े के रूप में 23 जोड़ा क्या होता है, गुणसूत्र उपस्थित होता है। आगे बढ़ा जाए बाबू। ठीक, पढ़ाई सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो गुणसूत्र जोड़े में होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, जोड़े मतलब जैसे 46 को गुणसूत्र है तो जोड़ा में हो जाएगा ना, कितना जोड़ा बनेगा, 23 जोड़ा। तो जो गुणसूत्र जोड़ा में होता है उसको कौन सा गुणसूत्र कहते हैं? होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं। एक और बात का ध्यान रखो बाबू, जोड़ा से कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको एक चीज सिखाते हैं। अगर जोड़ा में गुणसूत्र रहता है, क्या, अगर गुणसूत्र की संख्या जोड़ा में होगा तो उसको कौन सा गुणसूत्र कहेंगे? होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं। आ रहा बात समझ में? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं होमोलोगस गुणसूत्र। क्लियर? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, तो गुणसूत्र का नाम हो गया ना, अगर आपसे कहा जाए कि अगर जोड़ा में गुणसूत्र है तो बताओ कोशिका कौन सा कहलाएगा? अगर गुणसूत्र किसमें हो, जोड़ा में, साथ में बोलो, अगर गुणसूत्र जोड़ा में हो तो कोशिका कौन सा कहलाएगा? कल बताए थे ना, डिप्लॉयड कोशिका कहलाता है। अगर कोशिका पूछा जाएगा तो डिप्लॉयड कोशिका, अगर गुणसूत्र का नाम पूछा जाएगा तो होमोलोगस गुणसूत्र। बोलो, याद रहेगा। जोड़ा से दो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर गुणसूत्र जोड़ा में है, क्या बोल रहे बाबू, अगर गुणसूत्र जोड़ा में है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जोड़ा में गुणसूत्र है तो बताओ कौन सा गुणसूत्र कहलाएगा? होमोलोगस गुणसूत्र। और अगर पूछा जाए कि जो गुणसूत्र की संख्या है वो जोड़ा में है, कोशिका कौन सा कहलाएगा? डिप्लॉयड कोशिका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल यहाँ पे लिखा है कि वह कोशिका जिनमें गुणसूत्र किसमें होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कोशिका। और अगर गुणसूत्र जोड़ा में होते हैं तो उनको कौन सा गुणसूत्र कहते हैं? होमोलोगस। कंफ्यूज नहीं होना है। आ रहा बात समझ में? अगर गुणसूत्र पूछेगा तो होमोलोगस गुणसूत्र, और अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा कोशिका कहलाएगा तब क्या कहेंगे? डिप्लॉयड कोशिका। यानी कि यहां से ये बात आप समझ गए कि जितना भी डिप्लॉयड कोशिका होता है बाबू, क्या बोले हैं, जितना भी डिप्लॉयड कोशिका होता है उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो उसमें होमोलोगस गुणसूत्र पाया जाता है, क्योंकि जोड़ा में रहेगा। डिप्लॉयड कोशिका है तो डिप्लॉयड कोशिका कब होता है? जब गुणसूत्र किसमें होगा? जोड़ा में। और जोड़ा में जब गुणसूत्र होता है तो उसको क्या कहते हैं? होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि आप समझ जाइए, ये बात नोट में लिख लीजिएगा कि डिप्लॉयड कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र होते हैं? होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं। इसको नोट में लिख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। वह कोशिका जिनमें गुणसूत्र अकेले होते हैं, यानी कि जोड़ा में नहीं होता, जैसे हम आपको बताए थे शुक्राणु होता है, पुरुष में क्या पाया जाता है? इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है, बताए थे ना। और जो महिला होती है उनमें क्या पाया जाता है? उनमें अंडा पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। क्या कहते हैं? तो ये स्पर्म, यानी स्पर्म कहो या ओवम कहो, ये दोनों कैसे कोशिका होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं। कारण क्या है कि ये जोड़ा में नहीं होता है, जोड़ा में नहीं होता है। आ रहा बात समझ में? जो जोड़ा में नहीं होगा उसको हैप्लॉइड कोशिका कहेंगे। तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु हो गया, ओवम यानी कि अंडा हो गया, ये सब किसमें रहता है? ये सब हैप्लॉइड कोशिका होता है, ये जोड़ा में नहीं होता। आगे बढ़े बाबू। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? अब एक बात बताओ, चलो खड़ी हो जाओ। कल की क्लास में आपको ये बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका सिखाया गया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में दो बात बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक, बैठिए, बहुत अच्छा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसका डीएनए जो होता है वो केंद्रक में नहीं पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। कहाँ पाया जाता है? ठीक, ये दो बात आप जान गए किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक, चलो, तो हमसे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। कल ये बात हम लोग सीख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो केंद्रक में नहीं होता है, वो कहाँ होता है बाबू? वो न्यूक्लियोइड में होता है। कहाँ होता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? तो हम आपको बताए थे कि कल दो प्रकार का,
जो कोशिका होता है वो दो प्रकार का बताए थे ना, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट कोशिका स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, स्पष्ट कोशिका पाया जाता है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि किन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, मतलब कि पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया। तो कौन से कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट रूप में केंद्रक पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है बाबू? अब सवाल कह रहा है 13 नंबर की एक प्रोकैरियोटिक जीव का नाम बताइए। कल आपको जब प्रोकैरियोटिक के बारे में बता रहे थे तो एग्जाम्पल लिखवाए थे, तो एग्जाम्पल में आप आपको बताए थे कि क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो जीवाणु जो होता है कैसा जीव होता है, प्रोकैरियोटिक। अरे बात समझ में, इसमें स्पष्ट रूप में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर है बाबू? 14 नंबर सवाल देखो, एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण दीजिए। तो यूकैरियोटिक जीव का आपको एग्जांपल दिए थे, मानव हो गया, पादप यानी कि पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब क्या होता है, जीव जंतु मतलब जैसे कुत्ता बिल्ली ये वाला सब, ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? कारण क्या है कि इसमें जो कोशिका होता है उस कोशिका में केंद्रक स्पष्ट रूप में पाया जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा बाबू, वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक। अरे बात समझ में? चलिए अब सवाल कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है बाबू? चल ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बाबू कि गुण सूत्र, क्वेश्चन नंबर कितना, 15, गुण सूत्र का कौन सा भाग स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है। क्या बोले हैं, गुण सूत्र का कौन सा भाग स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है। कल आपको हम बताए थे कि जहां पे क्रोमेटिड होता है तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और वहीं से स्पिंडल फाइबर भी निकला होता है। स्पिंडल फाइबर में कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक होता है लंबा बाहु, एक होता है छोटा बाहु, कल बताए थे ना। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है बाबू वो किससे जुड़ा होता है, तो सेंट्रोमियर से। गुण सूत्र के कौन से भाग से, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से ही स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है। आप कहीं नहीं बोल रही हो बेटा, बाकी लोग बेवकूफ है, याद भी करना है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पिंडल फाइबर गुण सूत्र के कौन से भाग से स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है, तो सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर क्या होता है, तो यहीं पे दोनों क्या जुड़ा रहता है, क्रोमेटिड जुड़ा रहता है। अरे बात समझ में? चलो गुण सूत्र के दो समान आधे भाग हम आपको बताए थे कि गुण सूत्र को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, दोनों को क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि गुण सूत्र के दो समान आधे भाग को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर का मतलब जुड़वा, तो ये होता है क्रोमेटिड। कौन सा क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। जो दोनों भाग होता है उसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। आगे बढ़ा जाए बाबू, 17 नंबर सवाल। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल दे देता है, ठीक। सवाल कह रहा है कि किस अवस्था में, क्या बोले हैं, किस अवस्था में गुण सूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुण सूत्र जो होता है स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है, जब कोशिका का विभाजन होता है। कल सिखाए थे, जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुण सूत्र स्पष्ट रूप में धागे के आकार का, संरचना का दिखाई देता है। आगे बढ़े बाबू, अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन नंबर 18 कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो डीएनए ही होता है। डीएनए में क्या क्या, देखो हम आपको बताए थे कि जो क्रोमोसोम होता है यानी कि गुण सूत्र होता है, इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है। और डीएनए का काम क्या है, डीएनए जो होता है इसके अंदर जीन होता है, क्या होता है, और इसका काम क्या होता है कि एक वंश का गुण दूसरे वंश तक पहुंचाना, और उस वंश का गुण को क्या करना, संग्रहित करना, स्टोर करने का काम, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए का काम क्या है, क्या डीएनए का कार्य क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि डीएनए का कार्य होता है आनुवांशिक यानी कि वंश के जानकारी और को संग्रहित करना। क्या करना, कि जैसे मान लो कि कोई जीव है, उसके अंदर जो जो गुण है उस गुण को क्या करना, संग्रहित करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक। 19 नंबर सवाल देखिए बाबू, मनुष्यों में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारित करने वाले गुण सूत्र कौन कौन से होते हैं, एक्स, दो प्रकार का गुण सूत्र होता है, एक होता है एक्स गुण सूत्र, एक होता है वाई गुण सूत्र। आ रहा बात समझ में? तो यही गुण सूत्र निर्धारित करता है कि जो भी मनुष्य होगा वो लड़का होगा, मतलब पुरुष होगा कि महिला होगा। ये बात क्लियर है बाबू। 20 नंबर सवाल देखिए, आपसे 20 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा जा रहा है, डीएनए का पूरा नाम। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पूरा नाम। तो आपको बताया गया था, कौन बताएगा बाबू, खड़ा हो जाए हिमांशु। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है,
बहुत बढ़िया, बैठिए, खड़ी हो जा शिफा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? बोलो। डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हम आपको पिछले क्लास में सिखा चुके हैं, लेकिन घर पे आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो याद नहीं होगा। बैठिए, बैठो, खड़ी हो जा। क्या होता है डीएनए का पूरा नाम? बहुत बढ़िया, चलो बैठो। जब भी कोई आपसे पूछेगा बाबू कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, क्या पूछे हैं? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? आ रहा है बात समझ में? आज आपको टोटल कितने सवाल कराए गए हैं? ये 20 के 20 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कॉपी में बहुत अच्छे से आप नोट कर चुके हो। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आपके ग्रुप में ये नोट्स भेजा जाएगा, तो उसको आप देख के बहुत अच्छे से इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, सुधारने के बाद आपका काम है कि इसको क्या करना है? फेयर करना है। और फेयर करने के साथ साथ काम क्या है? क्यों करना है? क्योंकि फिर शनिवार को क्या होगा? और टेस्ट में नंबर चाहिए ना, तो टेस्ट में नंबर कब आएगा? जब आप याद करिएगा।